स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के BCA के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019-20 के प्रोग्रामिंग इन C के क्वेश्चन नंबर 4A को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो इसका प्रोग्राम आपको C में डिज़ाइन करना है। तो आपको इस प्रोग्राम में करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ मैट्रिक्स ऑफ साइज m क्रॉस n एंड प्रिंट इट्स ट्रांसपोज। और जो ट्रांसपोज होगा उसको आपको डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है ना। तो ये प्रोग्राम आपको C में बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। प्रोग्राम पर बढ़ने से पहले हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं और जिनको नहीं पता वो आप समझ लेते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है। रो और कॉलम में आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो आपका मैट्रिक्स फॉर्म में कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे ये कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है रोज। ठीक है, और ये आपके कहलाते हैं कॉलम। तो ये 2 रोज और 2 कॉलम की एक मैट्रिक्स बन गई, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई, है ना। वहीं पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपकी 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स बन गई, है ना। तो पहले रो को कंसीडर करते हैं फिर कॉलम को, तो 2/3 की मैट्रिक्स बन गई। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये कुछ मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स बन गई, यानी कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है ना। इस तरह से कोई मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, देखिए अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यानी कि जो रो वाले एलिमेंट हैं उसको कॉलम के एलिमेंट बना दीजिए, है ना, यानी कि इंटरचेंज कर देते हैं रो को कॉलम में। तो अगर 1 2 रो में है तो 1 2 को कॉलम में कर लीजिए, 3 4 रो में है तो 3 4 को कॉलम में कर लीजिए। तो ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे हो जाएगा। और ये कैसे ट्रांसपोज हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये आपकी रो है और ये आपके कॉलम है। ठीक है, तो आपने इंटरचेंज कर दिया रो को कॉलम में, तो ये कहलाता है आपका ट्रांसपोज। ठीक है, आपको अगर मैट्रिक्स ये दी गई होगी तो आपको ये प्रिंट करानी है, अगर ये दी गई तो ये प्रिंट करानी है, मतलब ट्रांसपोज करना है अल्टीमेटली, है ना। रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट बनाने हैं। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप एक ही बार तो इंटरचेंज कराएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर 1 है 5 है 9 है, देखिए ये एलिमेंट जो हैं वो अपनी पोजीशन पर स्थिर हैं, है ना, यानी कि इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं चेंज करी। जो डायगोनल है एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। तो यानी कि हमें अपने प्रोग्राम में इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है, कि हम इस स्टेप को एक्सक्लूड कर सकते हैं। हमें ये स्टेप नहीं लेनी कि जब हमारे ये एलिमेंट डायगोनल पर हो, डायगोनल एलिमेंट को हमें टच नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए इस तरीके से अगर बढ़ रहे हैं, रो वाइज बढ़ रहे हैं, तो अगर आपने 2 को 4 में और 4 को 2 में चेंज करा दिया सपोज एक बार, है ना, समझ रहे हैं, तो अब जब दोबारा इस रो पर आएंगे तो दोबारा नहीं चेंज कराएंगे, क्योंकि अगर निगेशन का निगेशन कर दिया तो फिर वो उसी पोजीशन पर आ जाएगा ना। यानी कि अगर आपने यहाँ पर चेंज कराया था, यानी कि इसको हटा के यहाँ पर 4 कर दिया सपोज, है ना, यहाँ पर 4 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है, लेकिन जब दोबारा यहाँ पर आए तो आपने यहाँ पर फिर से इंटरचेंज कर दिया, तो वो नहीं करनी गलती। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन लगानी है जिससे ये एक ही बार स्वैप हो, वैल्यू वो एक ही बार होनी चाहिए। तो वो भी आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। हम आपको अभी बता दे रहे हैं, अभी आपको कुछ लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन जब प्रोग्राम आपका होगा ना तब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमने यहाँ पर क्या आपको समझाया। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग अपने प्रोग्राम पर चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले, ठीक है, हमें उसमें कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती है जो मैंडेटरी होती है किसी भी चीज़ को आउटपुट दिखाने के लिए या इनपुट लेने के लिए, है ना। तो वो आपकी कौन सी होती है, #include stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है ना। इसको हमें इंक्लूड कराना होता है।
फॉर printf scanf फंक्शन के लिए, है ना। फिर ये आपकी सिग्नल है जो कि आप अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, conio .h, यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका क्लियर स्क्रीन हुआ, गेट ch फंक्शन हुआ वगैरह वगैरह, उनके लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मेन फंक्शन बना दिया। अब देखिए हमें m/n की एक एरे लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर उसका साइज बाहर ही डिफाइन कर लेते हैं। तो हैश डिफाइन कैपिटल M मान लेते हैं, 3/3 की ले लेते हैं सपोज, ठीक है। और हैश डिफाइन n को भी हमने 3 मान लिया, ठीक है। अच्छा, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने m और n को बराबर मान लिया, अब m n डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, i, j, ठीक है, क्योंकि हमें 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स पे काम करना है ना। तो इसलिए हमें 2 काउंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि 2 लूप चलने वाले हैं, है ना। अच्छा, फिर हमें एक एरे की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एक इंटीजर टाइप की एरे ले ली a नाम की, और उसमें साइज बता दिया m और n, है ना। ये साइज हो गया m/n की, यानी कि 3/3 की एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर ली, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर हम एक प्रिंट का स्टेटमेंट दे देते हैं, या उससे पहले हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, ताकि आपका जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाए, है ना। फिर हम यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, ताकि उसको पता चल जाए कि क्या करना है उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसको बोला एंटर एरे एलिमेंट्स, है ना, कि आप एरे में एलिमेंट्स एंटर कर दो, ठीक है। अच्छा, अब कोई एक एलिमेंट तो है नहीं जो एंटर कर दिया जाए, हमें तो m/n एलिमेंट है, यानी कि 3/3 9 एलिमेंट इनपुट कराने हैं, तो हमें यहाँ पर फॉर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 9 टाइम्स चलना चाहिए। और हमें पता है कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 और i इज लेस देन m कर देंगे, है ना, और i ++ कर देंगे, ठीक है। रो के लिए काम करेगा। फिर इनर लूप आ गया, है ना। अब इनर लूप क्यों कहला रहा है, क्योंकि एक लूप एंड नहीं हो पाया था, दूसरा लूप स्टार्ट हो गया, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ गया, तो इसलिए हम इसको इनर लूप बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर j माना था, तो j की वैल्यू हमने फिर 0 से कर ली, क्योंकि जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो 0 0 पर होगा, ठीक है। फिर 0 1 0 2, है ना। अच्छा, फिर j इज लेस देन n कर दिया, है ना, और j ++ कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर इनपुट कराने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, scanf फंक्शन का यूज करते हैं। किस टाइप, इसलिए %d यूज कर लेंगे। कहाँ पर करना है, एड्रेस पर, किसके, इस एरे के। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, i और j, है ना, दोनों सबस्क्रिप्ट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका इनपुट करना, है ना। ये 9 बार चलने वाला है, क्योंकि m भी 3 है और n भी 3 है, तो 0 1 2 के लिए i चलेगा, और उसके हर एक वैल्यू के लिए j 3 टाइम्स चलने वाला है, 0 1 2, है ना। तो ये टोटल 9 बार एलिमेंट्स इनपुट करा लेगा, ये भी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर हम दिखा भी तो दें कि हमने क्या इनपुट कराया है, तो हम एक बार फिर से प्रिंट कर लेते हैं, printf ओरिजिनल मैट्रिक्स, है ना, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है हम उसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करानी है, तो वो भी तो 9 बार चलना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि बार बार हमें ये लूप चलाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं। कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होता है, ठीक है, और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है। तो हमने ये लूप फिर से पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम printf चला लेंगे, printf, और हमें %d करके ही तो एलिमेंट प्रिंट कराना है, थोड़ी स्पेस दे दीजिए ताकि एलिमेंट के बीच में स्पेस आ जाए। और यहाँ पर हम क्या करें, a i और j कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो printf स्टेटमेंट है वो रो के लिए काम करेगा,
अब यहाँ पर एक रो प्रिंट हो जाए तो फिर नई रो लाने के लिए हमें यहाँ पर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें सिंपल सा हम काम करेंगे, \n दे देंगे जो कि हमारा न्यू लाइन पे लाएगा, है ना। हर रो पे जब एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे 3 एलिमेंट, फिर उसको नई रो पे आना पड़ेगा, तो उसके लिए ये काम करेगा, है ना। ठीक है ना। अच्छा, फिर ये हो गया आपका, है ना। ये भी हो गया कि आपने मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट भी करा ली। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमने जो मैट्रिक्स दी गई थी n/n की, हमने इनपुट भी करा ली, क्योंकि हमसे रीड करने के लिए बात कर रहा था, तो हमने इनपुट करा ली, है ना। इनपुट बोले, रीड बोले, कुछ भी करे, तो इसका मतलब है वो हमसे कह रहा है कि इनपुट कराओ। ठीक है। अच्छा, तो हमने स्कैनफ फंक्शन से हमने 9 एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट भी करा दिए, इनपुट करा दिए। ठीक है। अच्छा, अब उसको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो अब उसको ट्रांसपोज करने के लिए हमें फिर से लूप चलाना पड़ेगा, तो हमने कॉपी कर ही रखा था, तो हमने ये फिर पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और आपको पता है स्वैपिंग करने के लिए हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प नाम का। ठीक है। अच्छा, फिर इसी टेम्प की हेल्प से हम स्वैपिंग करा लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर डायरेक्ट i और j वाले एलिमेंट को स्वैप करा दिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर लिख देते हैं टेम्प इज इक्वल a ऑफ i और j कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर a ऑफ i j की जगह a ऑफ j i कर देते हैं सपोज, समझते रहिएगा अभी। ठीक है, और a ऑफ j i की जगह आप टेम्प करा देते हैं। ठीक है, आपने सोचा हमने तो इंटरचेंज करा दिया। ठीक है, आपने इस समय वो बातें बिल्कुल ध्यान में नहीं रखी हैं, सपोज जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, आपने ऐसा कर दिया, फिर आपने कहा कि अब तो हमारा ट्रांसपोज हो ही गया, चलिए हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो आपने यहाँ पर प्रिंटफ का एक स्टेटमेंट दिया और कहा आफ्टर ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपने लिख दिया मैसेज सपोज, सिंपल सा। और फिर यहाँ पर आपने फिर से फॉर लूप चलाया और यहाँ पर आपने, आप चाहते तो पूरा कॉपी कर सकते थे, प्रिंटफ %d a ऑफ i j कर लीजिए। ठीक है, ये तो इनर लूप के लिए काम करेगा और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा आउटर लूप के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये आपने सोचा कि अब हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, बस हम getcs फंक्शन लगाएं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लें। यहाँ पर भी \n लगा लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल F9 किया आपने, हमसे इनपुट करा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही सेम आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई। तो क्या कुछ चेंज हुआ? अब देखिए गलती आपने क्या करी थी, गलती आपने ये करी थी कि आपने बदला तो, लेकिन फिर दोबारा बदल के आपने फिर वही पोजीशन पे ले आए। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कि देखिए डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि जब i और j बराबर होंगे, ठीक है, तब तो हमें चेंज करना ही नहीं है। तो अब कंडीशन क्या बची कि i j के बराबर नहीं होगा, तो i j से कम हो सकता है और i j से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम किसी एक केस को लेके चलेंगे ना, या तो ग्रेटर ले चलें या फिर लेस ले चलें। अगर दोनों केस ले लिए आपने, मान लो इक्वलिटी को आपने नहीं लिया और दोनों केस ले लिए, तब तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। बाकी दोनों केस में कि फिर से इंटरचेंज कर देगा, तो हमें वो केस भी ध्यान रखना है। यानी कि हमें स्वैपिंग तो करानी है, लेकिन कब? इफ, ठीक है, i इज
लेस देन जे। यानी कि अगर आपने इतना काम कर दिया तो समझ लीजिए आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना, इतना काम आपने कर दिया तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब देखिए क्यों सही हो गया वो हम आपको बता दें। देखिए जहाँ पर 1 लिखा है पहली रो में पहला एलिमेंट जो आएगा वो 0 0 पर आएगा, फिर 2 जो है वो 0 1 पे आएगा, फिर 3 जो है वो 0 2 पे आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो में आइए तो वो क्या होगा 1 0 1 1 1 2, फिर 2 0 2 1 2 2। ठीक है, तो पहला तो आपने ये एक्सक्लूड करा दिया कि 0 0 1 1 2 2 हमें इनको टच नहीं करना। ठीक है, फिर अब देखिए पहली रो की बात करें 2 की बात कर रहे हैं और 4 की बात कर रहे हैं, इनको हमें इंटरचेंज कराना है ना, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4 लाना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि हमने क्या कहा कि i इज लेस देन j, तो पहली बार i की वैल्यू कितनी है 0 ही रहेगी और j की वैल्यू 0 1 2 बढ़ेगी। ठीक है, तो i की वैल्यू जब 0 है और j की वैल्यू 0 है तब तो वो चेंज करेगा नहीं। अब i की वैल्यू 0 रही और j की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई कि i इज लेस देन j, ठीक है, तो हमारी 4 और 2 के बीच में स्वैपिंग हो गई। अच्छा ये हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ होगा, फिर j में फिर से इंक्रीमेंट हुआ होगा तो j की वैल्यू हो गई होगी 2, लेकिन i की वैल्यू तो अभी भी 0 बनी हुई है। ठीक है, यानी कि फिर कंडीशन हमारी ट्रू मिल रही है, i इज लेस देन j, 3 और 7 के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब j की वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि j की वैल्यू 2 के आगे 3 हो जाएगी, है ना, 3 पर कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी। फिर अब वो क्या करेगा, अब वो फिर से i में इंक्रीमेंट करेगा, तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, पहले 0 के लिए चल रही थी अब 1, यानी कि सेकंड रो के लिए चलेगी। अब j की वैल्यू 0 से चलेगी, तो देखिए कंडीशन क्या मैच कर गई, i लेस देन j हुआ क्या, i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 0, क्या i लेस देन j है, नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा 4 और 2 के बीच में स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, और इक्वल वाला तो होगा ही नहीं, i और j के बराबर हो तब भी नहीं होगा। अब देखिए क्या हुआ, फिर i की वैल्यू है 1, ठीक है, और j की वैल्यू हो गई 2, यानी कि 6 की बात कर रहा है, तो अब i इज लेस देन j हो गया। ठीक है, तो स्वैपिंग हो जाएगी, यानी कि अब जो स्वैपिंग होगी वो 6 और 8 के बीच में, क्या मतलब 1 और 2 उसको बना देगा 2 1, है ना, तो 1 2 और 2 1 के बीच में स्वैपिंग होगी, तो 1 2 पे एलिमेंट क्या है 6 और 2 1 पे एलिमेंट क्या है 8, इनके बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर j में इंक्रीमेंट होगा कंडीशन फॉल्स मिलेगी। ठीक है, तो फिर आगे आ जाएगा, अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब थर्ड रो में आ गया, तो देखिए क्या हुआ, i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू है 0, कंडीशन हमारी ट्रू नहीं मिली। ठीक है, फिर j में इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू अब कितनी हो गई 1 ही तो हो गई, लेकिन i की वैल्यू तो अभी भी 2 है। ठीक है, तो कंडीशन अभी भी फॉल्स मिली। फिर i j के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि j अब बढ़ के i के बराबर आ गया, तब भी हमारी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी नहीं स्वैपिंग होगी, है ना। तो इस तरीके से हमारी स्वैपिंग होती है। तो चलिए अब इसका प्रोग्राम रन करा देते हैं। अब आपने चेंज तो कर ही लिया, ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं, फिर से वही एलिमेंट इनपुट करा लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रो में लिए थे, आपने क्या करा 1 4 7 हो गए, 2 5 8 हो गया, 3 6 9। ठीक है, आई थिंक आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको लूप के बारे में जानना है तो हमने लूप पर भी एक वीडियो बना दिया है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।